Welcome everyone to day 1 of chapter ऑर्गेनाइजिंग। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो कि चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है। हमने प्लानिंग जो लास्ट चैप्टर था उसमें ही पढ़ा था। मैनेजमेंट का एक फ़ीचर है मैनेजमेंट एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। याद होगा हमने प्लानिंग से स्टार्ट किया जो पिछला चैप्टर था। हमारा जो करंट चैप्टर होगा वो दूसरा फंक्शन जो है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। Once the plans have been laid down and objectives specified therein, the next step is to organize resources in a manner which leads to the accomplishment of objectives. Students, का मतलब क्या हुआ? Once the plan have been laid down, यानी कि हमने पिछले चैप्टर प्लानिंग में पढ़ा कि हम प्लानिंग कर चुके हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स भी स्टेट कर चुकी है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बना चुकी है, ठीक है। अब जो नया स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होगा मैनेजमेंट साइकिल में, वो होगा टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास उन्हें ऑर्गेनाइज करना, सो दैट जो ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें अचीव कर सकें, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट का जो पिछला फंक्शन हमने पढ़ा प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, वो होगा अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, समझा जाए, नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन, यानी कि प्लान्स जो बनाए थे अब उन प्लान्स को एक्शन में लाने की बात है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यही है। जो सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का हमें स्टार्ट करना है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एंड हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स, यानी कि सेकंड टॉपिक है स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है उसका मीनिंग देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। पहले इससे बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा उसने ये डिस्कस किया कि प्लानिंग होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा मैनेजमेंट में वो होगा अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। हमने पढ़ा ना ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन, यानी कि जो प्लान्स बनाए गए थे उनको अब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स। अब इस जो ये वर्ड लिखा है क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स, इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 में एक टॉपिक और पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है किसी काम करने को, तो उस सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो टास्क गिवन है उसे कंप्लीट करे। यस और नो? हमें ये भी याद है कि ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देती है, ठीक है। तो यही है जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बने थे, यानी कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट को काम देगा, ऑर्डर देगा, और जो सबॉर्डिनेट है वो उस टास्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक था उसमें। तो दिस इज़ क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, कौन किससे ऑर्डर लेगा और उसको उसके लिए अकाउंटेबल होगा, काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज। अब यहाँ पे बहुत सिंपल वर्ड है, हमने पढ़ा भी कि अपने सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगी फॉर अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज़ जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उनको अचीव करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है और मीनिंग है, हम उसको पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करके बताया है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले कैसे याद रखेंगे? पहला पॉइंट, इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, यानी कि प्लानिंग फंक्शन के बाद ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आया। ये आपको कीवर्ड याद हुआ। क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पर आएगा।
एंड थर्ड पॉइंट क्या रहा, इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगी ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सके। ठीक है, थोड़ा डिस्कशन स्टूडेंट्स इस पर और कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये हमारा कमिंग टॉपिक भी होगा, आज नहीं कमिंग डेज में होगा। तो इसमें क्या होता है, जो रोल्स होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं लोगों के, ठीक है, और उनको क्या रोल करना है वो भी डिफ़ाइन किया जाता है। डिज़ाइनिंग एंड डिफ़ाइनिंग, किसका जो रोल्स प्ले करने हैं वहाँ के जो सबॉर्डिनेट्स हैं या वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, सो दैट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत तरीके से वर्क कर सके। कमिंग टॉपिक्स में आएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं आपको समझाने के लिए। एग्जांपल 1 जो है वो मॉर्निंग असेंबली इन योर स्कूल। आप जानते हैं आपके स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है। उसमें क्या होता है, उसमें काम को स्मॉलर एक्टिविटीज़ में बांट दिया जाता है। जैसे एक कमांडर होता है प्रेयर के लिए, प्लेज के लिए, न्यूज़ के लिए, या कॉयर ग्रुप होता है प्रेयर सिंगिंग के लिए या बर्थडे सॉन्ग्स करने के लिए। तो काम को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे पीए सिस्टम चाहिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ड्रम्स जैसे एक्सेट्रा। ठीक है, साथ ही साथ दीज आर अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ योर क्लास टीचर और हाउस मास्टर। आप लोग देखते होंगे कि आपके क्लास टीचर या हाउस मास्टर आपके साथ लगे रहते हैं ताकि स्मूथ फंक्शनिंग असेंबली जो आप कंडक्ट कर रहे हैं उसकी होती रहे। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है कि मान लीजिए आपकी क्लास की आज असेंबली होल्ड करने की बारी है, प्लानिंग हो गई। उसके बाद जॉब्स और वर्किंग जो है वो क्लैरिफाई हो गया, किसको कमांडिंग देनी है, प्रेयर करना है, प्लेज करना है, एक्सेट्रा। ठीक है, रिसोर्सेज अपने ऑर्गेनाइज हो गए हैं। रिसोर्सेज आपको मैंने बता दिया एग्जांपल में, यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्स हो सकते हैं। और जो आप लोग वहाँ पर काम कर रहा है यानी कि प्रेयर प्लेज की जिसको ड्यूटी मिली है वो अपने क्लास टीचर और जो हाउस मास्टर उनके अंडर काम करते हैं। यानी कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है या कन्फ्यूजन नहीं है जब असेंबली चल रही होगी। ओके, तो ऑल दीज जो एक्टिविटीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही। मान लीजिए कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पूरे काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का अलग डिपार्टमेंट है, काम डिवाइड किया गया है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का अलग, फाइनेंशियल मैटर्स हैं या सेल्स है, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सबके अलग अलग इन एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिवाइड कर दिया है स्मॉलर पार्ट्स में। ठीक है, अगेन फिजिकल रिसोर्सेज जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास होंगे वो उनको यूज़ करेगा। प्लस क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, अगेन ये डेफिनेशन से उठ के आया है, यानी कि कौन सुपीरियर किस अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स देगा और सबॉर्डिनेट उसके लिए उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्लैरिफाई होंगी ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अटेन किया जाए। अगेन जो एक्टिविटीज़ ऊपर डिस्कस की गई ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का ही पार्ट बनी। ठीक है, अब स्टूडेंट यानी कि आप एक बात समझ गए होंगे, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम नहीं होगा, जॉब्स का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो क्लैरिफाई नहीं होगा, तो कन्फ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा। ये है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजमेंट का। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्लानिंग के भी लॉजिकल स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के दौरान भी कुछ लॉजिकल स्टेप्स, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि अपने स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके। तो देख लेते हैं मैनेजर को वो कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं। सबसे पहले आपको याद कर लेने हैं 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड फोर्थ और लास्ट इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, आइए अब डिटेल में इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है स्टेप्स 4 हैं, बहुत छोटे टॉपिक है, इसलिए मैं ज़्यादा इनके बारे में लाइंस नहीं लिखी है। कोशिश करूँगा जो पिक्चर्स हैं आपको इन पिक्चर्स के थ्रू ही समझ में आ सके ये टॉपिक। ओके,
सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स, हमने फ्यूल का एक प्रिंसिपल भी पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, चैप्टर 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। उसका वीडियो भी पहले है, आप देख सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क का मेन काम क्या है कि टोटल वर्क को जो काम करना है टू बी डन इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है, यानी कि हम उस वर्क को स्मॉलर जॉब्स या सब जॉब्स में बांट सकते हैं। इससे क्या होगा, बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड। मैंने एक पिक्चर के थ्रू कोशिश की है, यही पिक्चर फ्यूल के प्रिंसिपल में भी यूज़ किया था। पूरे काम को, पूरे वर्क को देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपको दिख रहा है इस पिक्चर का एक्सप्लेनेशन, ये हाथ से बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सा काम एक इंडिविजुअल को दे दिया गया है, दूसरा एक इंडिविजुअल को और थर्ड अनदर इंडिविजुअल को। इससे क्या होगा, बर्डन ऑफ वर्क शेयर हो जाएगा, प्लस जो नेसेसरी स्किल और नॉलेज चाहिए उस हिसाब से वो वर्कर काम कर सकेगा और इससे स्पेशलाइजेशन आएगा। ओके, सबसे पहले ये किया। सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। अगर सिंपल सी वर्ड बोलें तो क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब ये डिपार्टमेंट्स कैसे बनेंगे, इसके लिए कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया गया है, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर वर्क एज डिपार्टमेंट। यानी कि जब हमने काम को छोटे छोटे जॉब्स में या सब जॉब्स में बांट दिया है, अब जो भी सिमिलर वर्क के काम होंगे उनको ग्रुप कर देंगे। कैसे ग्रुप कर देंगे, डिपार्टमेंट्स बना देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे सारे वर्क को डिवाइड कर दिया गया है। करने के बाद सारा काम जितना भी परचेज से रिलेटेड होगा, रॉ मटेरियल का परचेज करना है, वो परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया। जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल्स से रिलेटेड होंगी वो सेल्स डिपार्टमेंट को दे दिया। सिमिलरली, बल्कि सेल्स से पहले हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। सिमिलरली फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे काम जो बांटे थे उनको, जो सिमिलर नेचर के होंगे, डिपार्टमेंट वाइज उनको काम बांट दिया जाएगा। ओके, अब डिपार्टमेंटाइजेशन में क्या होगा, कन्फ्यूजन अगेन नहीं होगा, सब डिपार्टमेंट को पता है कि हमें कौन सा काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम डिवाइड हो गया वर्क को, फिर डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए। थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आप देख सकते हैं एग्जांपल बनाने की कोशिश की गई है। जो खड़ा हुए हैं यहाँ पर इस पिक्चर में वो बॉस हैं और 3 डिपार्टमेंट के हेड्स बैठे हैं। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं उन डिपार्टमेंट्स के लिए एक हेड भी बनाया जाएगा, ठीक है, जो उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा। तो बॉस ने मीटिंग कंडक्ट की और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ कर दी, यानी कि डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद हर डिपार्टमेंट को एक इंडिविजुअल बताया ना हेड के अंदर करने के बाद, जो उस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड लोग होंगे उनकी स्किल्स, एबिलिटीज़ और कॉम्पिटेंसीज़ देखी जाएंगी और उस हिसाब से उनको ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाएंगी। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ यानी कि ड्यूटीज़ आर गिवन टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। काम डिवाइड का हो गया, स्टेप्स रिवाइज करा रहा हूँ। काम डिवाइड हो गया। सेकंड हमने स्टेप पढ़ा, डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिपार्टमेंट के अंदर उनके हेड्स बना दिए गए, अब उनको ड्यूटीज़ दे दी गई। ड्यूटीज़ देने के बाद लास्ट स्टेप है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि उस डिपार्टमेंट में जो लोग वर्क कर रहे हैं, या मैं बात करूं वो डिपार्टमेंट खुद, वहाँ के इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट जानते होंगे कि किससे ऑर्डर लेना है और किसके लिए वो आंसरेबल हैं, यानी कि किसको वो आंसर करेंगे उस वर्क के लिए। यही रिलेशनशिप जो हमने बात किया ना, क्लैरिफाइंग जॉब्स रिलेशनशिप, यही चीज़ है। यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बन जाएंगे कि कौन किसको ऑर्डर देगा और उस काम को करने के लिए कौन इंडिविजुअल अकाउंटेबल होगा। दिस इज़ नोन एज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये 4 स्टेप्स थे आपके ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। आप देख भी सकते हैं लास्ट स्टेप में 2 इंडिविजुअल्स बना दिए गए हैं, एक बॉस और एक सबॉर्डिनेट। आप देख सकते हैं बॉस जो एरो जा रहा है वो सबॉर्डिनेट की तरफ ऑर्डर दे रहा है, और उस काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सबॉर्डिनेट। आंसर कौन करेगा, उसी चीज़ का सबॉर्डिनेट आंसर करेगा। किसको आंसर करेगा, बॉस को। तो दिस इज नोन एज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट्स,
तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, खाली उसी पे रहेगा, प्लस आज का जो दिन है और जो डे 2 रहेगा उस पर एक्सरसाइज रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।